Yes, students, we are just starting our new chapter, which is chapter number 5, comparative development strategies of India, Pakistan and China. हम पढ़ने वाले हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना से रिलेटेड जो कंपैरेटिव स्ट्रेटजी है उसके बारे में. सो व्हाट्स द नीड ऑफ इट, मतलब क्या ज़रूरत है ये स्टडी करने की. तो वी नीड टू स्टडी दिस एस्पेक्ट या दिस 3 कंट्रीज ओनली जस्ट बिकॉज दे आर नेबरिंग कंट्रीज. और इनका जो इंडिपेंडेंट हुआ था या ये जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये एक ही टाइम में हुआ था. जैसे 1947 में इंडिया पाकिस्तान, 49 में चाइना जो है. तो ये चीज़ हुई थी कि वो सिमिलर नेचर में वर्क कर रही थी. प्लस नीबरिंग इकनॉमीज़ भी हैं, नीबरिंग कंट्रीज़ भी है. तो इसलिए हमने इस चैप्टर को इंक्लूड किया होगा कि ये चैप्टर में तीनों कंट्रीज़ की क्या डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी थी, आज तीनों कंट्री कहाँ सर्वाइव कर रही हैं, कैसे उनका इकोनॉमिक वर्क चल रहा है, इसके बारे में हमको स्टार्टिंग करनी है. बट बिफोर इट आप ये फुल फॉर्म्स लर्न कर लीजिएगा. जैसे सार्क जो होता है वो क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशंस ऑफ द रीजनल कॉरपोरेशंस. ठीक है, ये जो है 8 कंट्रीज़ जो होती है साउथ एशिया की उनका ग्रुप है, ये बोल सकते हैं. ईयू जो होता है वो क्या होता है, यूरोजियन यूनियन होता है. इसके अंदर टोटल मिला के 25 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है आसियान हो जाता है. आसियान आपने काफ़ी बार सुना ही होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस विच कंप्राइजेज ऑफ दी 5 कंट्रीज़. इसमें टोटल मिला के 5 कंट्रीज़ होती है. G8 ग्रुप ऑफ 8 इकनॉमीज़ या जो ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़. G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है. ब्रिक्स जो है इसके अंदर भी 5 कंट्रीज़ जो इमर्ज हो रही है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ठीक है, ये कंट्रीज़ का ग्रुप है. ओके, अब डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी देखते हैं, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. तो सबसे पहले देखते हैं सिमिलैरिटीज़ क्या थी. तो सिमिलैरिटीज़ वॉज दैट वॉज अ कॉन्टेम्प्रेरी बिगनिंग. मीन्स जैसे मैंने आपको भी बोला कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, पाकिस्तान को फ्रीडम मिली, इंडिया को फ्रीडम मिली. यानी कि 47 में अपना जो इंडिया इकनॉमी है या पाकिस्तान में इकनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. बाकी रिपब्लिक ऑफ चाइना भी स्टार्ट कब हुआ था, 1949 में. तो सिमिलर टाइप का टाइम था. तो अब देखते हैं इन्होंने कैसे प्लानिंग करी. नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज द डेवलपमेंट थ्रू 5 ईयर प्लान्स. मीन्स ऑल 3 वर फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान. जैसे 1951 में इंडिया में 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए या 5 ईयर प्लान्स बनना स्टार्ट हुए, वैसे ही सेम वे में अपन ने चाइना की बात कर सकते हैं. तो चाइना में स्टार्ट हुए थे 53 के अंदर और पाकिस्तान में हुए थे 56 में. तो ऑन एन एवरेज सेम टाइप पे ही क्या चल रही थी, सेम टाइप की स्ट्रेटजी चल रही थी. नेक्स्ट वर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. मीन्स देयर वर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. जैसे आपको पता है इंडिया में हमने पढ़ ही चुके हैं, 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, LPG हुआ. चाइना में 78 में रिफॉर्म्स हुए, बट उनका रिफॉर्म्स करने का तरीका अलग था. पाकिस्तान में 88 में रिफॉर्म्स हुए. नेक्स्ट सिमिलैरिटी इन फिजिकल रिसोर्सेज. मीन्स वी कैन सी कि दे ऑल आर नीबरिंग कंट्रीज. तो इनके रिसोर्सेज क्या थे, उनको सेम टाइप के डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज मिले थे. तो वी कैन स्टडी देम, इन तीनों को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कौन सी कंट्री इनमें बेटर डेवलपमेंट हुआ है. तो ये तो सिमिलैरिटी के फॉर्म. नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं डिसिमिलैरिटी. डिसिमिलैरिटी में होता है डिफरेंस गवर्नमेंट सिस्टम. यानी गवर्नेंस का जो सिस्टम होता है वो एकदम अलग था. जैसे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. तो ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी यानी कि हम हमारी गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, हमारे पास अल्टीमेटली पावर्स जो होते हैं वो जनरल पब्लिक के हैंड्स में होते हैं. बट पाकिस्तान में जो होता है वहाँ पे मिलिट्री पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है. यानी कि वहाँ पे सारा जो गवर्नेंस का काम होता है वो मिलिट्रीज के थ्रू होता है. या फिर हम बात कर सकते हैं मिलिट्री से पॉलिटिकल पावर्स होती है. नेक्स्ट चाइना के अंदर कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट सिस्टम है गवर्नमेंट का. तो तीनों के अंदर डिसिमिलैरिटी क्या, तो इंडिया डेमोक्रेटिक है, चाइना कम्युनिस्ट है और पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री पावर के अकॉर्डिंग वर्किंग होती है. ठीक है, अब बात करें टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की. तो द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो डिफर. जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ है फॉलोड द मिक्सड इकोनॉमी. इंडिया और पाकिस्तान में कौन सी इकोनॉमी है, मिक्सड इकोनॉमी. आपको पता है 3 टाइप की इकोनॉमी होती है. तो इंडिया पाकिस्तान में मिक्सड इकोनॉमी. बट इन चाइना द गवर्नमेंट प्ले अ डोमिनेंट रोल. पर चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट किसका होता है, गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट सारे डिसीजन मेकिंग करती है, रिसोर्सेज का अलोकेशन. तो ये सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी पड़ी. अब अपन पढ़ते हैं डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ चाइना. तो सबसे पहले डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या बनाई थी चाइना ने, तो देयर वाज अ प्लान ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड. यानी कि ठीक है, अपन पढ़ेंगे ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो प्लान स्टार्ट हुआ था चाइना में उसके बारे में. तो स्टूडेंट ग्रेट लीप फॉरवर्ड में क्या था कि इन चाइना ओनली वन पार्टी रूल्स. यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रूल कर रही है. ठीक है, ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स आर अंडर द सोल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. सारे के सारे सेक्टर्स क्या थे, गवर्नमेंट कंट्रोल में. तो 1958 में उन्होंने एक स्ट्रेटजी लाया जिस जो थी द ग्रेट लीप फॉरवर्ड. ठीक है, वॉज लॉन्च. इट्स मेन मोटो वॉज टू इंडस्ट्रियलाइज द कंट्री ऑन द लार्ज स्केल. उनका मेन काम क्या था
कि हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है या इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना है। फॉर दिस द पब्लिक वाज आल्सो मोटिवेटेड टू सेट अप इंडस्ट्री इन इट्स बैकयार्ड, यानी कि उन्होंने ये मेन ऑब्जेक्ट निकाला कि आपकी जितनी भी लोग हैं या जितने भी आपकी पॉपुलेशन में, उन्होंने सबसे ज़्यादा इनक्रेज करा कि आप तो अपने एरिया के अंदर छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज़ लगा लो या छोटे छोटे से आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप कर दो, इंडस्ट्रीज़ लगाओ, प्रोडक्शन करो। सो द विलेज कम्यून्स, यानी कि कलेक्टिवली कल्टिवेशन ऑफ द लैंड, यानी कि उन्होंने क्या करा, कलेक्टिवली लैंड के ऊपर कल्टिवेशन किया टू कॉपरेट एंड सेटअप, ठीक है। अबाउट 26,000 कम्यून्स कवर्ड मेजोरिटी ऑफ द फार्म पॉपुलेशन 1958। तो वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन जो थी वो काय के ऊपर इंगेज हुई थी, फार्म सेक्टर के अंदर, और प्रोडक्शन करने लगी थी। तो द ग्रेट लीड फॉरम वॉट हैड टू फेस टू ट्रेजिक इंसिडेंट्स। वन इज दैट इन द इनिशियल फेज द सेवर ड्रॉट अकर्ड एंड किल्ड नियरली 3 करोड़ पीपल। तो वहाँ पे तो दिक्कत हो गई, ये चीज़ वहाँ पे स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट, ड्यू टू द बॉर्डर डिस्प्यूट सोवियत रशियाज विड्रॉ इट्स प्रोफेशनल्स हु वर असिस्टिंग चाइना इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो इनका जो कैंपेन चल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो हेल्प कौन कर रहा था उनको, ठीक है। तो सोवियत रशिया हेल्प कर रहा था, तो वहाँ पे थोड़े से डिस्प्यूट हो गए थे बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण, तो वहाँ पे उन्होंने अपने लोगों को विड्रॉ करवा लिया। तो वहाँ पे वो दिक्कत हो गई कि ग्रेटली फॉरवर्ड जो है वो वहाँ पे पॉपुलरली इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, ये एक रीज़न हो गया। नेक्स्ट, द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, यानी 1966 में जो माओ थे, ही बिगेन द कल्चरल रिवॉल्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल। उन्होंने लार्ज स्केल पे कल्चरल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था अगेंस्ट द पीपल हु अपोज टू द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। मतलब वहाँ पे कम्युनिज्म फॉलो होता था और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को जो लोग अगेंस्ट करेंगे उनके ऊपर वो लोग क्या कर देते थे, उनके ऊपर कुछ अगेंस्ट एक्शन ले लेते उनके अगेंस्ट में। ही वांटेड टू रूट अप सच पीपल्स, उन लोगों को हटाओ। एंड ऑल द स्टूडेंट्स एंड द प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क फॉर द रूरल एरिया। रूरल एरिया के अंदर लोगों को लेके जाते थे और वहाँ पे उनसे वर्क करवाते थे। दिस रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट द मेन hardship for the people. A large number of people also massacred, and China now officially condemned to revolution and realized that its lead to country to the backwardness from 1966 to 1476। 1976 होना चाहिए, कुछ मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट, हम रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो जो रिफॉर्म्स हुए थी 78 के अंदर चाइना के अंदर, देवर जस्ट फॉर द, जैसे इंडिया में इफ रिफॉर्म हुए थे 91 के अंदर, वैसे चाइना में 78 में हुए थे। तो देयर मेन एम इज़ टू इंक्रीज फर्स्ट द फेज, यानी कि एग्रीकल्चर को, फॉरेन ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट सेक्टर को, उनको ज़्यादा इंक्रीज करना, ठीक है। एंड कम्यून लैंड्स वो डिवाइडेड टू स्मॉल होल्डिंग्स विच वर अलॉटेड टू इंडिविजुअल हाउस फॉर कल्टिवेशन। मतलब उन्होंने क्या करा था, जो लैंड का एरिया था वो कल्टिवेटर को प्रोवाइड करते हुए बोला कि आप लोग लैंड होल्डिंग कीजिए, सॉरी आप लोग वहाँ पे प्रोडक्शन कीजिए, वट एवर वुड बी द प्रोडक्शन, उसके अंदर से थोड़ा सा टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। एंड इफ देर इज़ एनी देन इफ़ देयर वुड बी एनी सरप्लस अमाउंट, अगर उसके अलावा कोई सरप्लस बचता है तो देन यू कैन कैप्ट विथ यू, ये उन्होंने सोचा था। नेक्स्ट, उन्होंने SEZ बनाया था, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच वर मेनली एम टू मेकअप प्रोडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देम। उन्होंने कहा कि हम जो भी गुड्स बनाएंगे उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्या थी, तो वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। एज वी नो दैट मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, तो पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर को इंक्लूड कर लेते हैं, तो क्या बन जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। सो देयर वाज द डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी विच इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी, पर ये कम्युनिज्म था चाइना के अंदर। रेगुलेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी पाकिस्तान अडॉप्टेड द वेराइटी ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पॉलिसी ड्यूरिंग 1950 टू 60, 50 से 60 रिगार्डिंग इंपोर्टिंग सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा। मीन्स उन्होंने जो रिवोल्यूशनरी पॉलिसी लगाई थी या जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी उसका मेन एम क्या था, जिसके हमको इंपोर्ट का सब्सटीट्यूट अवेलेबल करना है प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी के अंदर लेके आना है। नेक्स्ट वॉज देयर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन पाकिस्तान इंट्रोड्यूस द ग्रीन रिवॉल्यूशन लाइक इंडिया फॉर द मैकेनाइजिंग द एग्रीकल्चर, यानी कि दे ऑल वर थिंकिंग दैट हाउ दे आर गोइंग टू गेट इंक्रीज, सॉरी हाउ दे आर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन, वो अपने प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करेंगे। देखना है हर इकोनॉमी जो होती है ना वो यही सोचती है, इफ़ यू हैव मोर आउटपुट देन यू कैन ईजिली डिस्ट्रीब्यूट इट टू वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी विच डोंट हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इट, है ना। तो उनका मेन एम यही होता है कि आप इतना लेवल का प्रोडक्शन कर लो कि आप फर्दर एक्सपोर्ट भी कर पाओ, ठीक है। तो उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन इसीलिए लेके आए। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, मीन्स ड्यूरिंग 19th सेंचुरी पाकिस्तान डिसाइडेड टू नेशनलाइज द कैपिटल गुड इंडस्ट्री, मीन्स द इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस कैपिटल गुड्स लाइक मशीन हो सकता है,
ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो फर्दर कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए थे पाकिस्तान 1988 के अंदर, एंड पाकिस्तान इंट्रोड्यूसेस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इट डिसाइडेड टू डीनेशनलाइज द इंडस्ट्रीज एंड इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। उन्होंने फिर प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया कि दैट प्राइवेट सेक्टर शुड ऑल्सो बी देयर। एक्सटर्नल फाइनेंस सपोर्ट, यानी पाकिस्तान गॉट फाइनेंस सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज एज वेल एज द रेमिटेंस फ्रॉम द इमिग्रेंट्स ऑफ द मिडल ईस्ट। इट हेल्प इन इंडिया, इट हेल्प इन अ लॉट ऑफ प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब उनको वहाँ पे से एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट जो था वो मिल रहा था मिडल ईस्ट से, तो इससे वो क्या कर पा रहे थे, बेटर प्रोडक्शन के लिए कर रहे थे, क्योंकि उनको फंड तो अवेलेबल हो रहा था। अब बात करते हैं डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हमारे इंडिया में क्या थी। तो इंडिया ने क्या फॉलो की थी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आप लोगों को पता है कि इंडिया को फ्रीडम मिली 15 अगस्त 1947 को। तो उसके बाद इंडिया ने क्या सेटअप किया था, उन्होंने सोचा था कि वी मस्ट यूज मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि दे वुड बी प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर्स। नेक्स्ट हमने क्या बनाया, तो हमने 5 ईयर प्लान बनाया। बेटा इसमें जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज है वो सब अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको जो भी मेनली पढ़नी है वो चाइना और पाकिस्तान की पढ़नी, क्योंकि ये तो अपने चैप्टर्स थे, हमने स्टार्टिंग ही चैप्टर्स से करी है, तो ये आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा कि इंडिया की क्या क्या स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। सो 5 ईयर प्लान्स बनाए हमने, 5 ईयर प्लान्स बनाए, प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया 1951 से उन्होंने स्टार्ट किया, और एनुअल प्लान्स भी बनाए बीच में, ठीक है। तो हमने 12 5 ईयर प्लान्स अभी तक कंप्लीट कर लिए। तो ये 5 ईयर प्लान हमारा एक स्ट्रेटेजी का रोल प्ले करता है कि डेवलपमेंट कैसे लेके। नेक्स्ट वुड बी रिलेटेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ 1960 से और 1970s तक चला था। फिर उसका सेकेंड फेज जो स्टार्ट हुआ 1970 और अप टू द मिड ऑफ 1980s तक चला था। तो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए सो दैट वी मस्ट हैव सेल्फ सफिशिएंट। सबसे पहली चीज़ हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, मीन्स वी शुड नॉट इम्पोर्ट द प्रोडक्ट, है ना, हमको प्रोडक्ट को इम्पोर्ट नहीं करना। वी शुड हैव फर्स्ट सेल्फ सफिशिएंट। अगर फिर सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है देन वी हैव टू डू एक्सेस प्रोडक्शन। नेक्स्ट वुड बी द इकोनॉमिक रिफॉर्म आफ्टर 1991। तो आपको पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लेके आए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, एलपीजी हुआ, यानी एलपीजी यानी क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो विद द हेल्प ऑफ दैट और प्रोडक्शन वाज इंक्रीजिंग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स भी इंक्लूड हो गए थे। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। आपको पता है कि इकोनॉमी के अंदर हमने क्या करा था, हमने जैसे ही लिबरलाइजेशन लेकर आया तो फिर उसके बाद हमने इंडस्ट्री, और उसके पहले भी हमने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, जस्ट बिकॉज अगर इंडस्ट्री होगी, सर्विस सेक्टर होगा या इंडस्ट्रीज अगर स्टेब्लिश होगी तो हमारा प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो पाएगा। सो नेक्स्ट वुड बी द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसमें हमने स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस दिया। अदरवाइज दूसरी जो इंडस्ट्रीज है, आप स्मॉल एंड मीडियम एमएसएमई जो बोलते हैं अपन, मीडियम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो उनको सेटअप करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। नेक्स्ट वुड बी द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एज आई अर्लियर टोल्ड यू। तो इसके अंदर माइक्रो यानी बहुत छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम एंटरप्राइजेज है, उनको स्टैब्लिश करना उनका मेन एम बन गया था। नेक्स्ट वुड बी द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एज यू नो दैट पीपीपी क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट विल क्रिएट द इनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड द इंसेंटिव फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मीन्स यू कैन डू अ पार्टनरशिप विद पब्लिक एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशन, यानी पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बोथ वुड इंक्लूडेड एंड गेट इनटू अ वर्क, ठीक है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट यानी पब्लिक जो इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, इट में डिपेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होता रहा, इंक्रीज लेवल पे होता रहा, इंक्रीज होता रहा, तो ये उससे प्रॉब्लम होती है। और पॉवर्टी भी नहीं होनी चाहिए, मीन्स यू शुड बी केपेबल इनफ दैट यू कैन ईजिली फुलफिल योर बेसिक नीड्स, एज आई अर्लियर टोल्ड। तो इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना है, तो हमने उस चीज़ के ऊपर वर्क किया था। ओके, अपन आगे पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ 3 इकोनॉमीज, ठीक है। थैंक यू।